हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए सीधे अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है साइटोक्रोम कहाँ होते हैं? साइटोक्रोम कहाँ होते हैं? पहला ऑप्शन है लयनकाय में, सेकंड ऑप्शन है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया के आघात्री में, तीसरा ऑप्शन है सूत्रकणिका की बाहरी भित्ति में, और चौथा ऑप्शन है क्रिस्टी में। साइटोक्रोम कहाँ होते हैं और ये इसके ऑप्शन है। देखिए, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का अगर अपन ध्यान करें तो उसमें साइटोक्रोम जो होते हैं, जो एंजाइम का कुछ समूह होता है जो कि इलेक्ट्रॉन परिवहन में मदद करता है, जिसमें अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में कुछ इस तरह से अपन ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे संकुल नंबर 1 होता है ना, फिर 2 होता है, फिर इस तरह से 3 होता है। यहाँ पे जैसे ये वाला 3 वाला है तो यहाँ पे साइटोक्रोम बी और C1 पाया जाता है, फिर अगले वाले में साइटोक्रोम ए और A3 पाया जाता है। हालांकि इसमें ऊपर की तरफ साइटोक्रोम सी भी पाया जाता है, पर कहानी यही है कि साइटोक्रोम सी जो होता है वो सिर्फ एक ही उसमें होता है, मतलब पीएमएस की तरफ, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ वही होता है, और बाकी के सारे तो क्रिस्टे में होते हैं, मतलब भीतरी झिल्ली में होते हैं। और भीतरी झिल्ली मतलब जो क्रिस्टे हो गई वो वाली, क्योंकि क्रिस्टे जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली है ना, ठीक है। तो लयनकाय में नहीं है, सूत्रकणिका के आघात्री में तो बिल्कुल नहीं होते, बाहरी झिल्ली में भी नहीं होते हैं, क्रिस्टी में होते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती? निम्न में से किसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती? पहला ऑप्शन है इसका पादपों में, वायवीय श्वसन में, दूसरा ऑप्शन है जंतुओं में, वायवीय श्वसन में, तीसरा ऑप्शन है एल्कोहलिक किण्वन में, और चौथा ऑप्शन है लैक्टेट किण्वन में। ठीक है, तो इसमें है किसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती। तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती, देखते हैं अपन। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त होती है ना, ये भी वायवीय श्वसन दिया हुआ है। अब किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती भी है और नहीं भी होती है। अगर हम एल्कोहलिक किण्वन की बात करें तो आपको ध्यान होगा एल्कोहलिक किण्वन 2 चरणों में होने वाली प्रक्रिया है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जबकि लैक्टेट किण्वन जो होता है उसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। ठीक है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक सिंगल स्टेप में पायरुविक अम्ल जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4th वाला आएगा, लैक्टेट किण्वन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें दिया हुआ है ग्लूकोज, यहां पे लिखा है पथ ए, फिर पथ बी, और इसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, थोड़ा सा ऐड करता हूँ चीज़ें। यहाँ पे अंदर जाता हुआ बनाया है 1 नंबर, फिर यहाँ से निकलता हुआ दिखाया है 4 नंबर, ये 2 नंबर है, यहाँ से अंदर जाता हुआ दिखाया है 5 नंबर, फिर उसके बाद यहाँ से निकलता हुआ दिखाया है 8 नंबर, साथ में 7 और 6, ऊपर से यहाँ से 9 और यहाँ से 10, ये जाते हुए दिखाएं, सब ये आगे बढ़ते हुए दिखाएं, और ये सब चलेगा पथ सी में। पथ सी से जो बना 12 और 11। इसके अलावा ये जो सेकंड नंबर पे है, ये 3 नंबर से होता हुआ यहाँ पे प्रवेश कर रहा है पथ सी में। तो हमें बताना है इसमें 4, 8 एवं 12 क्या है। पहला ऑप्शन है इसमें ATP, दूसरा ऑप्शन है इसका H2O, थर्ड ऑप्शन है इसका FAD+ या FADH2, फोर्थ ऑप्शन है इसका NADH। ठीक है, चलिए इसको अपन ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज की एंट्री दिखाई है, देखिए ग्लूकोज ये जा रहा है, मतलब ये हो गया सबसे पहला जो पथ वो एंटर करता है जिसमें वो ग्लाइकोलिसिस होता है, तो ये अपन लेते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, क्वेश्चन में पूरा बोला गया है कि इसमें ये जो दिया हुआ है डायग्राम, ये वायवीय श्वसन के लिए, वायवीय श्वसन के लिए ये डायग्राम है। ठीक है, तो हम इसको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये वायवीय श्वसन के लिए कंडीशन, तो ये हो गया ग्लाइकोलिसिस। अब अगला आएगा क्रेब चक्र, और उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक है, तो अब इसमें से हमको क्या बताना है, 4, 8 और 12 क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्लाइकोलिसिस में, ये तो ग्लाइकोलिसिस है क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास क्या मिलता है, हमें जल मिलता है, NaDH2 मिलता है और ATP मिलता है। ये 3 उत्पाद हमें मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है, ये 3 उत्पाद हमें ग्लाइकोलिसिस से मिलते हैं। अब यहां पे एक चीज तो क्लियर है कि ये चीज बाहर आ रही है, ये आगे बढ़ रही है, और यही चीज, ये जो 2 नंबर है, यही 3 से होता हुआ ये डायरेक्ट ETS में जा रहा है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि ये जो 2 नंबर है, क्योंकि 2 नंबर ग्लाइकोलिसिस से निकलता है, ग्लाइकोलिसिस से निकल के वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाके टूटता है, आपको ध्यान होगा NADH2 होता है ये। तो यहां पे 2 नंबर हो गया NADH2, है ना, ये 2 नंबर NADH2 हो गया। मतलब अब 4 में जो बचा वो या तो वाटर होगा और या तो ATP होगा। ठीक है, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें ये यहां से चीजें बाहर आती हुई, फिर ये 8 नंबर बाहर आता दिख रहा है, 7 नंबर ये आगे बढ़ रहा है, फिर 6 भी ये आगे बढ़ रहा है। मतलब इस पथ से हमें जो
तीन चीजें मुख्य मिल रही हैं। ये क्रैब चक्र है, क्रैब चक्र से हमें तीन मुख्य चीजें मिलती हैं। एक तो एटीपी मिलता है जो कि जीटीपी बनाता है, जीटीपी बनता है तुरंत वो एटीपी में बन जाता है। एक तो एटीपी हो गया और दूसरा हो गया NADH2 और तीसरा हो गया FADH2। तो यहाँ पे 6 और 7 नंबर हमें इसमें जाता हुआ दिख रहा है, मतलब ये NADH2 और FADH2 होगा, क्योंकि डायरेक्ट एटीपी बनता है तो वो ETS में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे 8 नंबर जो है ये चांस यहाँ पे एटीपी का बन रहा है और इन दोनों में से ये 6 और 7 में से है। ठीक है, अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में अपन को PMS में हमें प्रोटॉन मिलते हैं और प्रोटॉन के साथ साथ हमें एटीपी मिलता है। तो यहाँ पे दो चीजें अपन को मिल रही है, या तो प्रोटॉन होगा या तो एटीपी होगा। तो एक तो पक्का है, प्रोटॉन तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है ना, तो हमें फाइनली एटीपी यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है ये। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में अपन को जल भी मिलता है और वो जल जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण, मतलब उपापचय जो जल होता है वो वाला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइनली देखिए हमें अंतिम एक्चुअली में आखिरी में हमें एटीपी और जल मिल सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे क्योंकि अब एक कंडीशन तो ये क्लियर हो गई कि 8वें नंबर पे तो एटीपी है, हमें पूछा था 8वें नंबर का है ही। ठीक है, और इसमें ये दिखाया है कि ये चीज आगे बढ़ जाती है और ये हमें बाहर निकलता हुआ मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो बाहर निकलता हुआ हमें एटीपी मिलता है, ये तो पक्का हो गया क्योंकि जल तो वापस उपयोग हो जाता है ना। तो ये जल हो सकता है, ये जल हो सकता है और ये है एटीपी, ये भी पक्का हो गया। तो 8 पे और 12 पे एटीपी है। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो यही है, 8 और 12 पे क्या होगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो आ गया। अब आता है 4 नंबर का, तो 4 नंबर वाला भी सेम मैच करेगा क्योंकि दो ऑप्शन अलग अलग तो कहीं दिए नहीं है। तो 4 पे भी मतलब ये जल की जगह एटीपी है एक्चुअली में। तो एटीपी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, मतलब ग्लाइकोलिसिस से ये एटीपी बाहर आता और NADH2 जो बन रहा है वो चला जाएगा आगे। NADH2 FADH2 आगे चले गए, एटीपी यहाँ मिल गया अपन को, यहाँ से एटीपी हमें मिल गया। ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय पथ को शब्द दिया गया पहला ऑप्शन है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब टूटने वाला। फिर है एनाबॉलिक यानी संश्लेषण वाला। फिर है एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक मतलब जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों चीजें, दोनों क्रियाएं होती हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो श्वसन पथ है उसके लिए, खास करके जो वायवीय पथ है उसके लिए अपन एम्फीबॉलिक शब्द यूज करते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस का स्पर्धी संदमक है। पहला ऑप्शन है मैलेट, दूसरा ऑप्शन है इसका मेलोनेट, तीसरा ऑप्शन है इसका ऑक्सैलो एसीटेट, चौथा ऑप्शन है इसका अल्फा कीटो ग्लूटारेट। सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस का स्पर्धी संदमक, स्पर्धी संदमक बताना है।
मतलब अगर स्पर्धी संदमक क्या, जैसे ये एंजाइम है ना, और कोई ए पदार्थ इससे आके जुड़ रहा है और बी पदार्थ इसके आके जुड़ रहा है, तो दोनों के बीच में अगर स्पर्धा होती है एंजाइम से जुड़ने के लिए, दोनों में से अगर दोनों के लिए दोनों में स्पर्धा होती है, तो जो ज़्यादा तेजी से चलता है वो जाके पहले एंजाइम से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का स्पर्धी संदमक, मतलब यहाँ पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो है वो सक्सिनिक अम्ल उसके लिए क्रियाधर का काम करेगा। अब सक्सिनिक अम्ल से सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज पहले जुड़ेगा या इनमें से कोई एक पदार्थ जुड़ेगा, ये हमें बताना है। भाई ये मान लीजिए ये पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ पे ये सक्सिनिक अम्ल है और इस पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज काम करता है। तो ये जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है, तो ये कौन सा सब्सटेंस होगा जो इससे स्पर्धा करेगा उस सक्सिनिक अम्ल से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैलेट तो होगा नहीं, क्योंकि मैलेट आगे भी बनता है, तो वो तो कोई ऐसा करता नहीं है। बाकी सब तो क्रैब चक्र के उत्पाद ही हैं, तो क्रैब चक्र के उत्पाद मतलब वो बन रहे हैं, तो वो प्रक्रिया को रोकेंगे तो नहीं, कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जिसमें ये होता है, नहीं तो सामान्यता नहीं होता। इसका आंसर सेकंड आएगा। मेलोनेट जो होता है, मेलोनेट ऐसा केमिकल है जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से स्पर्धा करता है और वो क्रियाधार से पहले जाके जुड़ता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और क्रेब चक्र का मूल उद्देश्य है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण, दूसरा छोटे क्रम में एटीपी का निर्माण, तीसरा बड़ी ऑक्सीकरणी क्रिया के द्वारा एटीपी निर्माण, और चौथा है ऑप्शन शर्करा का निर्माण। ठीक है, अब इन तीनों में ग्लाइकोलिसिस, क्रैब चक्र और ईटीएस में मूल उद्देश्य इनका है क्या एक्चुअली में। इसका मेन हमें ये तो पता है, देखिए ग्लाइकोलिसिस हो उसमें भी अपन को एटीपी मिलते हैं, ईटीएस है उसमें तो एटीपी ही मिलते हैं, क्रैब चक्र में भी NADH2 और FADH2 मिलते हैं, तो वो भी एटीपी का निर्माण। न्यूक्लिक अम्ल का कहीं से निर्माण तो होगा नहीं, क्रैब चक्र के कुछ उत्पाद से होता है पर वो मुख्य उद्देश्य नहीं है उसका। छोटे क्रम में एटीपी का निर्माण ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एटीपी जो होते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों के रूप में हमको मिलते हैं। बड़ी ऑक्सीकरणी से एटीपी का निर्माण यहाँ पे नहीं होता, शर्करा का निर्माण भी इन चक्रों के द्वारा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि शर्करा का तो यहाँ पे अपघटन, आंशिक अपघटन और पूर्णतः अपघटन होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस अवस्था में
ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं अधिक एटीपी मिलते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए के निर्माण में दूसरा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, तीसरा ग्लाइकोलिसिस में, और चौथा है क्रेब चक्र में। अब यहां पे क्वेश्चन में पूछा है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, ठीक है, पूर्ण ऑक्सीकरण और सबसे अधिक एटीपी का मिलना। तो चाहे ग्लाइकोलिसिस हो या क्रेब चक्र हो, अब ग्लाइकोलिसिस से जो NADH2 बनता है या क्रेब चक्र से जो NADH2 FADH2 बनता है वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाता है और वहां से टूट के वो एटीपी बनाता है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में जैसे पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए है, आपको ध्यान होगा इसमें तो केवल 2 ही NADH2 बनते थे ना, यानी 6 एटीपी मिलते हैं। पर बाकी के जो NADH2 और FADH2 हैं जो क्रेब चक्र में इतने ज्यादा बन रहे थे वो सीधे की सीधे जाके टूटते हैं ETS में। तो इसका सही आंसर आएगा ETS। ठीक है, ETS से हमें सबसे ज्यादा एटीपी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में होने वाला रसोपरासरणी सिद्धांत आधारित है। पहला ऑप्शन है इसमें प्रोटॉन प्रवणता, K+ आयन का एकत्रित होना, तीसरा Na+ आयन का एकत्रित होना, चौथा है झिल्ली प्रवणता। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होने वाला रसोपरासरणी सिद्धांत, इसका मतलब रसोपरासरणी सिद्धांत मतलब जिसमें एटीपी का निर्माण होता है और उसको अपन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली किस पर आधारित है, और अपन ये तो कई बार पढ़ चुके हैं, मैंने जब स्टार्टिंग की थी तब भी बताया था कि जैसे ये भीतरी झिल्ली है ना, और यहाँ पे प्रोटॉन जो होते हैं वो यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे प्रोटॉन की सांद्रता ज़्यादा हो जाती है और आगे जाते जाते वो कम होती जाती है। तो इसको कम, यहाँ ज़्यादा सांद्रता है आगे कम है, इसको अपन प्रोटॉन प्रवणता कहते हैं।
ठीक है, तो प्रोटॉन प्रवणता ही ये इसका मुख्य जो जिस पर आधारित है रसोपदा सरणी सिद्धांत, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस, बस इतना ही क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके सूत्र कणिका में होता है, सेकंड ऑप्शन है इसका कोई एटीपी नहीं बनता, तीसरा ऑप्शन है ईटीएस से कोई संबंध नहीं है, और चौथा ऑप्शन है इसका प्रत्येक ग्लूकोज से दो NAD+ प्रत्येक ग्लूकोज में 2 NAD+ उपयोग होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में देखिए सूत्र कणिका में होता है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई एटीपी नहीं बनता, ये भी गलत है, इसमें 2 एटीपी तो बनते हैं। ईटीएस से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि इससे जो NADH2 बनता है वायवीय जीवों में वो ईटीएस में जाके टूटता है। ठीक है, तो ये भी मतलब संबंध तो है इसका। प्रत्येक ग्लूकोज में से 2 NAD+ उपयोग होते हैं, ये सही है क्योंकि प्रत्येक ग्लूकोज से 2 NAD+ उपयोग होंगे तो 2 NADH2 बाहर भी आएंगे, तो ये इसका सही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु कोशिका में ग्लूकोज का अपघटन पहले स्तर में होता है, यह है ऑप्शन है पहला इसका किण्वन, दूसरा है क्रैब चक्र, तीसरा ऑप्शन है इसका ग्लाइकोलिसिस, चौथा ऑप्शन है इसका इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो जंतु कोशिका में ग्लूकोज का जो अपघटन है, ये पहला स्तर इसके लिए कौन सा होता है, ये तो हमें पता है कि कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, चाहे वो वायवी हो या अवायवी हो, उसमें जो सबसे पहला स्तर होता है अपघटन का वो होता है ग्लाइकोलिसिस। तो चाहे जंतु कोशिका होती चाहे पादप कोशिका होती, तो ग्लाइकोलिसिस उसमें सबसे पहला स्तर आएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस के अंत में छह कार्बन वाला ग्लूकोज बदलता है, पहला ऑप्शन है इसका
इथाइल एल्कोहल, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम ए, तीसरा ऑप्शन है पायरुविक एसिड, और चौथा ऑप्शन है एटीपी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जो होता है पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के दौरान किस में बदलता है। तो अंतिम उत्पाद पूछा है यहाँ पे ग्लूकोज जो टूटेगा पायरुविक एसिड यहाँ पे निर्माण होता है, ये अपन को पता है, ग्लाइकोलिसिस से अपन ने पढ़ा है कि अंतिम उत्पाद उसका पायरुविक अम्ल होता है। तो 3 कार्बन वाले 2 अणु बनते हैं। इथाइल अल्कोहल तो बनेगा नहीं क्योंकि किण्वन का वो उत्पाद होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए पायरुविक अम्ल के बाद बनता है, पायरुविक अम्ल ठीक है। एटीपी डायरेक्ट तो बनता नहीं है ऐसे, ठीक है। तो इसका सही आंसर पायरुविक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहलिक किण्वन में उपयोग होने वाला जीव है। पहला ऑप्शन है इसका एस्परजिलस, सेकंड ऑप्शन है इसका सैक्रोमाइसिस, थर्ड ऑप्शन है इसका स्यूडोमोनास, और फोर्थ ऑप्शन है इसका पेनिसिलिन। ठीक है। एल्कोहलिक किण्वन में उपयोग होने वाला जीव, देखिए किण्वन है मतलब ये एक तो जीवाणु उपयोग होता है और दूसरा ईस्ट होता है। एल्कोहलिक किण्वन में अल्कोहल बनाने के लिए जो अधिकांश केसेस में यूज किया जाता है वो होता है ईस्ट। तो ईस्ट यहाँ पे देखते हैं अपन, एस्परजिलस तो बैक्टी फंजाई हो गया, सैक्रोमाइसिस ये ईस्ट का नाम है, ठीक है। स्यूडोमोनास और पेनिसिलियम, इसमें बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सैक्रोमाइसिस मतलब ईस्ट होता है ना, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो ये हमने इसके क्वेश्चन आज डिस्कस किए। इसी तरह और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन इसके बनेंगे। आपको थ्योरी पार्ट पहले आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।